नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं वर्तमान भी है और उनकी ऊर्जा व नवाचार विकास की दिशा तय करते हैं। सीएम ने छात्र राजनीतिक को नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का माध्यम बताते हुए राष्ट्र हित में आगे आने का आह्वान किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और कॉलेज में शैक्षणिक ब्लॉक विस्तार की घोषणा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल स्थित बिरला इंस्टीट्यूट में स्पेक्ट्रम 2026 का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कई योजनाओं की भी घोषणा की है। वहीं भीमताल में उप तहसील ओखला कांडा में आयुर्वेदिक अस्पताल और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक मशीनें लगाने की बात भी कही है। साथ ही रामगढ़ और धारी और ओखला कांडा में मंडी निर्माण, लेटीबुंगा व सतबुंगा में कोल्ड स्टोरेज तथा ककोड़ और मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। संस्थान में ड्रोन लैब और कंप्यूटर विभाग 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मानव वन्य जीवन संघर्ष यात्रा सीजन की तैयारियां की, वहीं विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। यह दौरा प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। उत्तराखंड में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल निरीक्षण किया है। वहीं सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा समय कम होगा और पर्यटन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अल्मोड़ा में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य में पहला चरण 25 अप्रैल से 24 मई तक नागरिकों को पहले ही देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने धराली आपदा के लिए घोषित 1200 करोड़ रुपए को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर पूरी राशि न मिलने का आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए पूरी मदद दी है और कई काम धरातल पर हुए हैं। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। 1200 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमको मिले हैं। उनमें बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अभी प्रस्तावित हैं और भी हमने धनराशि मांगी है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 धाम यात्रा के रूटों के लिए 471 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जो पिथौरागढ़ वाला हाईवे है, कैलाश मानसरोवर तक चाइना बॉर्डर तक जाता है, उसके लिए, और बद्रीनाथ धाम वाला हाईवे और केदारनाथ धाम वाले हाईवे के लिए 471 करोड़ रुपया और आया है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बीजेपी विधायकों की बुलाई गई बैठकों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बैठक पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक केवल बीजेपी विधायकों के लिए थी और पार्टी का आंतरिक मामला है। जोशी ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस विधायकों को भी अलग से बुलाकर उनकी राय ली जा सकती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यदि अपनी बात रखना चाहती है तो मुख्यमंत्री के सामने भी रख सकती है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विधायकों की बैठक बुलाई थी और उन्हीं को उसमें आमंत्रित किया गया था, और जब आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक जी को भी बुलाया जाएगा, उनसे ही वार्ता की जाएगी, जो भी राय लेनी होगी उनसे अलग से ली जाएगी, क्योंकि पार्टी का मामला है और कोई विशेषकर उनको छोड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, न उनके अपमान करने का कोई इरादा है, न उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का काम किया है। काशीपुर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेल मंत्री के नाम 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। आपने देखा होगा लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्रवासियों को ट्रेनों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। काशीपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन पूरी तरीके से बंद है, तो हमारी मांग है इसको दोबारा शुरू किया जाए। साथ ही काशीपुर रामनगर से जो होने वाली ट्रेन है अमृतसर जैसलमेर, इन सारी ट्रेनों को शुरू किया जाए। साथ ही जो अनारक्षित ट्रेनें हैं उसमें एक्स्ट्रा कोच लगाने का काम भी किया जाए। मांगे ये हैं कि काशीपुर एक बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है और उसके अलावा ये रेलवे लाइन आगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जाती है, जो कि टूरिज्म के लिहाज से, और दूसरा जो पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रेलवे स्टेशन काशीपुर और रामनगर है। हमारी मांग है कि एक तो यहाँ पर इन्होंने ज़रूर ये थोड़ा सा इसका रेनोवेशन किया है। कोटद्वार में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धमसना ने इस संगठन के लिए अहम बताते हुए कहा है कि लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने का फोकस है और आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं धमसना ने वादा किया है कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से रखेगी। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे कोटद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, सारी जहाँ जहाँ वो जा रही हैं कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ न केवल उनका स्वागत कर रहे हैं, बल्कि इस समय पार्टी में उनको जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बिगुल बच चुका है। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी 5 दिवसीय दौरे पर, जहां वह संगठन को मजबूत करने और आंतरिक मतभेद दूर करने के लिए बैठकों का दौर चला रहा है। वहीं आपको बता दें कि बाहरी नेताओं में शामिल होने के बाद कांग्रेस में खींचातान सामने आई है। इस बीच भाजपा नेत्री ने तंज कसते हुए उनका अंदरूनी मामला है और शैलजा जी अपने हरियाणा में यहाँ फूट को ठीक करने आ रही है, लेकिन वो अपने हरियाणा में फूट डालने का काम करती है। अगर वो हुड्डा जी के साथ चले थे तो वहाँ पे शायद कांग्रेस की सरकार शायद होती, लेकिन वो फूट को डालने एक करने के लिए यहाँ आ रही के नेता है। कांग्रेस के नेता कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ वो लोग सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, एक आम कार्यकर्ता भी वहाँ नेता है। तो निश्चित रूप से शैलजा जी चाहे 5 दिन रुके चाहे 15 दिन रुके, कांग्रेस के हालात सुधरने वाले नहीं है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बेरोजगार संगठन ने आरोप लगाया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी हासिल की है, जिसके योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। संगठन के अध्यक्ष राम खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि कई मामलों में फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट के तहत आज जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के तहत यह है कि उत्तराखंड पुलिस विभाग की एक तरह से एलआई यूनिट में एक महिला दरोगा तैनात है और ये महिला
दरोगा की जो 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर चरित्र प्रमाण पत्र से लेकर और जो स्थायी प्रमाण पत्र बनाया वो सारे फर्जी। अब हमने जो खुलासा किया था वो ये था कि इस महिला ने जो है भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश से 12वीं की थी, और ये 12वीं एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो 12वीं थी ये फर्जी थी, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, जो क्योंकि भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश जो है कोई ऐसा बोर्ड नहीं है। ऋषिकेश के बनखंडी क्षेत्र में रिफिलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंडियन गैस लिखे वाहन में कर्मचारी बांसुरी से सिलेंडर में गैस भरता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में पिछले 1 महीने से एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने के बाद लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध ना होने से उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। कई मरीज मजबूरी से जो है बाजार से महंगे इंजेक्शन खरीद रहे हैं, जबकि कुछ बिना इलाज के ही घर जा रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर आनंद सिंह राणा CMS का पद संभाल रहा हूँ, और अभी जो है हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता बिल्कुल शून्य ही समझ लीजिए, बिल्कुल है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। और हम लोगों ने 8-9 फर्मों से लगातार हमारी वार्ता चल रही है, और शायद वो जल्दी उपलब्ध हो जाएगी हमको 2-4 दिन में। वास्तव में हमारे पास डेली कम से कम 20-25 केसेस आते हैं, तो अब जब उपलब्ध नहीं है तो फिर बेचारे निराश होकर चले जाते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और SP निहारिका तोमर ने बताया है कि यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अब तक 4,73,000 से अधिक श्रद्धालु जो है पंजीकरण करा चुके हैं। सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। साथ ही पार्किंग, शटल सेवा और बैरिकेडिंग का व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। बर्फबारी हुई है और ऐसी परिस्थिति में हमारी टीमें वहां लगी हुई हैं। बर्फ़ हटाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रैक रूट हैं, जो रूट है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, चाहे वो ट्रैक का हो चाहे केदारनाथ धाम का हो, वो क्लियर हो जाएगा। और पहले भी उन्होंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन जो असमय बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम यात्रा से प्रारंभ होने से पहले हम उसको पूरी तरीके से खोल देंगे। ये जो बनाया गया है ट्रैक रूट, अभी उसमें आवश्यक सुविधाओं को लेकर के कार्रवाई जारी है। तो इस यात्रा रूट में उस ट्रैक को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, टॉयलेट और मेडिकल रिलीफ पॉइंट जब तक वो नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें आम जनमानस की इसकी सुविधा और उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत हम उस रूट को भी चालू नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा उसमें कुल 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के सुपर जोन्स और सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल वॉक्स लगाई जाएंगी, जो मोबाइल पार्टीज होंगी मोटरसाइकिल्स में, जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, उन एरियाज़ में लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी, ताकि वो ट्रैफिक का दबाव कम कर सके और अनाधिकृत पार्क जो गाड़ियाँ हैं उनको हटा सके। जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं, DM सर मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया, और जो ट्रैफिक के हमारे जो नॉर्मल रूट्स हैं, चाहे वो डाइवर्जन। देहरादून में 4 धाम यात्रा 2026 को स्वच्छ और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की है। RTO प्रशासन संदीप सैनी ने बताया है कि इस वर्ष व्यावसायिक वाहनों में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क स्वच्छता किट दी जाएगी। इस किट में डस्टबिन बैग, वॉमिटिंग बैग और यूरिनल बैग और शामिल होंगे। वहीं में इस बार 4 धाम यात्रा 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यात्रा को और सुखद बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाए, जिसके क्रम में माननीय हमारे परिवहन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी यात्री जो कमर्शियल गाड़ियों से, बस से, टैक्सी से यात्रा करेंगे, उनको एक डस्टबिन बैग और एक वॉमिटिंग बैग डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाए। उसके लिए हमने एक पूरी किट तैयार करवाई है।
देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। वहीं 2 एडीजी और 4 आईजी स्तर से अधिकारियों को यात्रा मार्गों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यात्रा मार्गों को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं करीब 7000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान तेज कर दिया है। वहीं एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल खुद मैदान में उतरकर टीमों की निगरानी कर रहे हैं। प्रतिदिन रात को 11 बजे समस्त पुलिस फोर्स, सभी चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सर्कल अफसर, एसपीज यहाँ पर इकट्ठा होता है। आज भी ये कवायद आज हमने की थी, जिसमें सभी को अगले दिन के लिए क्या ब्रीफिंग किया जाना है और अभी क्या कार्रवाई होनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया और आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के मद्देनजर सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। काशीपुर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत अंतर्राज्य बाजार में लगभग 32 से 35 लाख रुपए आकी जा रही है। आरोपियों की पहचान सचिन कुमार और दूसरे आरोपी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक SK सिंह ने कोतवाली ITO में पत्रकार से बातचीत की है। SSP सर के द्वारा ड्रग्स आदि मादक पदार्थों का संचय करने वाले, परिवहन और क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे तथा ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे में उन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली ITI पुलिस और SOG काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयास से मंगलौर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 महीने में चोरी के 155 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें से करीब 25 मोबाइल जिनकी कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है और सभी के असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया है। कि जो मोबाइल लौटाने वाली जो प्रोसीडिंग है, एक पुलिस का एक वर्क है कि हम लोगों की संभव मदद करें। अभी आपने देखा जो जिन 25 लोगों को मोबाइल दिए, किसी का 9 महीने से, किसी का 8 महीने से मिसिंग मोबाइल था। तो एक उत्तराखंड पुलिस क्या ओवरऑल इंडियन पुलिस का एक ऐप है, CEIR पोर्टल है, उसमें लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन बेसिकली उसमें काम थाने का एक जो साइबर टीम होती है वो करती है। तो पिछले जनवरी 2026 से अभी तक 130 मोबाइल पहले दिए हैं। मेरा फ़ोन 23 तारीख 8 बजे 2025 में खो गया था। मुझे 8 महीने के बाद मुझे फ़ोन मिला है और मंगलौर और हरिद्वार पुलिस की तरफ से मैं धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं पुरकाजी के पास से जबलपुर से। मेरा नाम राजवीर है। आज से 2 महीने पहले मेरा ये मोबाइल खोया था। मैंने फिर उसके अगले ही दिन इसे रिपोर्ट के लिए यहाँ पर थाने आया था, मंगलौर पुलिस थाने। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरे को तो 2 महीने के बाद उतनी उम्मीद लग नहीं रही थी, पर इन्होंने अपनी पूरी जाँच पड़ताल करके अपनी पूरी मेहनत से उधम सिंह नगर के किच्छा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। NS-74 के ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद फैक्ट्री कर्मी रामवीर सिंह लापता हो गया था। घटनास्थल से उसका कटा हुआ हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। 8 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ था। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत STF को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में झाझरा से विक्रांत कश्यप नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसके तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जो है हम लोग इसमें कई जो है हमारी चेकिंग और बाकी सर्विलांस ये सब चल रहा था, जिसमें हम साइबर पेट्रोलिंग वगैरह भी उसी का पार्ट है। तो इसमें ये जो विक्रांत है झाझरा का रहने वाला, ये एक रेडलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नज़र थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है।
गदरपुर के टांडा रेंज स्थित संजय वन में इन दिनों एक नन्हा हाथी का बच्चा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसकी चंचल हरकतें हर किसी का दिल जीत रही है। रेंजर रूप नारायण गौतम ने बताया कि वन विभाग को 2 हाथी के बच्चे मिले थे, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा पूरी तरह सुरक्षित है। वन विभाग की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है और उसके समय समय पर दूध व जरूरी उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल यह नन्हा हाथी लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। अप्रैल माह शुरुआत में ये बागपुर के पास एक जगह बंडाखेड़ा शानी, उस गांव में ये बच्चा मिला है। जंगल से भटक के आबादी में पहुंच गया था, तो रुद्रपुर रेंज द्वारा रेस्क्यू करके इसको संजय ने रखा है। तब से हम इसको पाल रहे हैं। इसके साथ एक और बच्चा था जो बीमारी से मर गया है। ये 2 की जोड़ी थी, राजा और स्तब्ध की। तो वो जो राजा था वो हमें जनवरी में मिला था, वो भी ऐसे ही भटक के कहीं जंगल से भटक गया था। तो ये 2 जोड़ी थी, अभी बीच में वो एक्सपायर हो गया। आज के तारीख में रुस्तम है, जो आपने देखा होगा पूरी तरह स्वस्थ है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।